हेलो एवरीवन, कोडेश एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपन मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा कर रहे थे कि जो है मौलिक अधिकार में अपनों ने देखा कि आर्टिकल 12 आर्टिकल 13 के बारे में डिस्कस कर लिया कि आर्टिकल 12 में जो है राज्य की परिभाषा के बारे में चर्चा की गई। आर्टिकल 13 में क्या कहा गया कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जिससे मौलिक अधिकारों का हनन होता हो। जो है अगर ऐसी कोई विधि बनाएगा तो विधि क्या होगी, शून्य घोषित कर सकता है सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू के तहत। उसके बाद अपनों ने समता के अधिकार के बारे में पढ़ना स्टार्ट करा था। इसके अंतर्गत अपनों ने देखा था कि आर्टिकल 14 में क्या कहा गया, आर्टिकल 14 में क्या कहा गया, आर्टिकल 14 में क्या कहा गया कि विधियों का जो है विधियों के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण के बारे में चर्चा की गई। अपनों ने समझा था कि विधियों की समक्ष समता कहाँ से ली गई है, विधियों के समक्ष समानता कहाँ से ली गई है, कौन सी नकारात्मक अवधारणा है, कौन सी सकारात्मक अवधारणा, इन सभी के ऊपर अपनों ने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद अपनों ने देखा था कि आर्टिकल 15 में क्या कहा गया। आर्टिकल 15 में कहा गया है कि जो है राज्य जो है 5 आधारों पर किसी व्यक्ति के साथ या किसी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। कौन से 5 आधार थे? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर। उसके बाद अपनों ने देखा था कि आर्टिकल 16 में लोक नियोजन के अवसर में समानता की बात कही गई है। उसके बाद देखा था कि लोक आर्टिकल 16(1) में कहा गया था कि जो है राज्य किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। किसमें? नियुक्ति देते समय हो गया, रोजगार में, ये देखा अपनों ने। उसके बाद आर्टिकल 16(2) में क्या कहा गया था कि राज्य किसी व्यक्ति के साथ 7 आधारों पे किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। जो 7 आधार कौन कौन से थे ये देखा अपनों ने कि जो है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उत्पत्ति और निवास के स्थान। फिर आर्टिकल 16(3) में देखा था अपनों ने कि राज्य जो है निवास के आधार पर कोई शर्त आरोपित कर सकता है। फिर आर्टिकल 16(4) में क्या प्रावधान किया गया था? आर्टिकल 16(4) में प्रावधान किया था कि जो संसद है, कौन? संसद, वो क्या कर सकती है? विधि बनाकर क्या कर सकती है? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो व्यक्ति पिछड़े हैं, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो व्यक्ति पिछड़े हैं उनके लिए क्या कर सकती है? अलग से रिजर्वेशन का प्रावधान कर सकती है। ये देखा अपनों ने। इसके बाद अपनों ने जो है भारत में आरक्षण की पूरी प्रोसेस को समझा था कि भारत में आरक्षण कहाँ से क्या स्टार्ट हुआ, कौन से आर्टिकल 340 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने कौन कौन से आयोगों का गठन किया। फिर अपनों ने काका कलेलकर आयोग, वीपी मंडल आयोग के बारे में देखा था। उसके बारे में चर्चा करते हुए अपन देखा था कि कैसे वीपी सिंह की सरकार ने 27% रिजर्वेशन दिया। उसके बाद नरसिम्हा राव की सरकार वाला देखा एग्जाम्पल। फिर इंदिरा साहनी बाद अपनों ने पढ़ा था। उसके बाद कैसे प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया, कैसे तमिलनाडु में जो है रिजर्वेशन 69% देखने को मिलता है, किस वाले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से वो वैलिड था, इसके बारे में अपनों ने डिस्कस करा था। तो इन सभी के ऊपर चर्चा करते ऊपर आगे बढ़ रहे थे। 2 आर्टिकल अपने और उसमें बच गए थे, तो उन 2 आर्टिकलों के ऊपर और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे उसमें एक प्रोविजन था कि आर्टिकल 16(5), 16(4) तक पढ़ा था अपनों ने। 16(5) में ये प्रावधान किया था, 16(5) में ये प्रावधान किया था कि राज्य किसी धार्मिक संस्था में, किसी धार्मिक कार्य हो गया या धार्मिक जितने भी रोजगार है उसमें क्या कर सकता है? धर्म के आधार पर भेदभाव कर सकता है। किसके आधार पर? धर्म के आधार पर भेदभाव कर सकता है। राज्य है जैसे भी धार्मिक रोजगार होगा, जैसे आपको पता होगा कि आर्मी में एक भर्ती निकलती, JCO की भर्ती। किसकी? आर्मी में निकलती एक भर्ती, JCO की भर्ती। तो इस JCO की भर्ती में क्या करते हैं? अगर हिंदू धर्म से रिलेटेड अगर कोई मंदिर है उसमें पूजा पाठ करने से संबंधित है तो उसमें क्या करेंगे? उसमें हिंदुओं को वरीयता दी जाएगी। किसी मुस्लिम को उसमें शामिल किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार अगर कोई मुस्लिम या जैसा मस्जिद में पूजा पाठ करने से संबंधित होगा तो उसमें किसको? मुस्लिमों को वरीयता दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने अपने रीति रिवाज किस टाइप से पूजा करनी उनको पता होगा इस बारे में। तो इस प्रकार जो है एक भर्ती निकलती है JCO की, उस भर्ती में जो है धर्म के आधार पर भेदभाव कर सकता है। इस कौन सा आर्टिकल में? 16(5) में कहा गया कि राज्य जो है ऐसे धार्मिक क्रियाकलाप हो गए या ऐसे कुछ हो गए तो उनमें धर्म के आधार पर भेदभाव कर सकता है। इसी के पश्चात आता है आर्टिकल 16(6). कौन सा आर्टिकल आता है? एक आता है आर्टिकल 16(5) देख लिया, एक होता है आर्टिकल 16(6). आर्टिकल 16(6) में क्या कहा गया? EWS के लिए रिजर्वेशन। EWS के लिए कैसे रिजर्वेशन? क्योंकि इसमें सामाजिक कैसे आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है, आर्थिक रूप से कौन से? सामान्य वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनके लिए क्या कर सकता है? आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। और ये आरक्षण का प्रावधान कौन से? आर्टिकल 16(6) के तहत किया अपनों ने। कौन से? आर्टिकल 16(6) के तहत अपनों ने ये प्रावधान किया है। किसके तहत? आर्टिकल 16(6) के तहत ये प्रावधान किया है EWS के लिए।
और ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ये प्रावधान किया गया? 103वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को पारित करके ये प्रावधान किया गया। कब पारित करा था? 2018 में। तो 103वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को पारित करके किसके? ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन देने की बात यहाँ कही गई है। कौन से आर्टिकल में जोड़ा गया अपनों ने? 103वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 16(6) को जोड़ा था। किसको जोड़ा था? आर्टिकल 16(6) को इसमें अपनों ने जोड़ा था। तो ये अपनों ने देख लिया। तो इस प्रकार अपना आर्टिकल 16 जो है कंप्लीट हो जाता है। तो आर्टिकल 16 में अपनों ने देख लिया सारे प्रोविजंस। एक बार ये पूरा जो अपन आर्टिकल 17 और 18 पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आर्टिकल 12 से लेके 18 तक आपका रिवीजन करवा दूंगा। ठीक है, आर्टिकल 17। अब बात करते हैं आर्टिकल 17 में यह प्रोविजन है। आर्टिकल 17 में जो है अस्पृश्यता का अंत करने की बात कही गई। क्या कहा है? आर्टिकल 17 में कहा गया अस्पृश्यता का अंत। किसका अंत करना होगा? अस्पृश्यता का अंत करना होगा। अब आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत करने की बात तो कही गई है, साथ साथ में क्या है, दो और इसमें प्रोविजन किए गए। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया अस्पृश्यता करना क्या है? अस्पृश्यता करने पर जो है रोक है, अर्थात कोई व्यक्ति जो है अस्पृश्यता नहीं कर सकता है। कोई व्यक्ति जो है अस्पृश्यता नहीं कर सकता है। और अगर किसी व्यक्ति ने जो है अस्पृश्यता करी तो उसके लिए जो है इसके अंतर्गत क्या किया गया? दंड का प्रावधान या उसे दंडनीय बनाया गया है। तो इस प्रकार आर्टिकल 17 क्या व्यवस्था करता है? आर्टिकल 17 अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा सर आर्टिकल 17। अगर आपसे पूछा जाए कि एमपीपीएससी 2015 या 16 की परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था कि अस्पृश्यता का अंत कौन सा आर्टिकल के तहत किया गया है, तो कौन सा आर्टिकल था अस्पृश्यता के अंत के लिए? तो आर्टिकल 17 आप ऑप्शन लगाओगे सर अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 के तहत किया गया। आर्टिकल 17 में कितनी दो बातें कही गई, कौन कौन सी बातें? एक बात तो कही गई इसमें अस्पृश्यता करना क्या होगा? दंड जो है अस्पृश्यता करने पर रोक की बात कही गई कि अस्पृश्यता पर रोक लगाई जाएगी। कोई भी व्यक्ति अस्पृश्यता नहीं कर सकता है, कोई भी राज्य अस्पृश्यता नहीं कर सकता। दूसरा प्रोविजन करता है कि अगर किसी व्यक्ति ने अस्पृश्यता करी है तो उसके विरुद्ध क्या किया जाएगा? दंडनीय कार्यवाही की जाएगी। दंडनीय कार्यवाही की व्यवस्था कौन सा आर्टिकल करता है? आर्टिकल 17 करता है। अब दंडनीय जो है कार्यवाही क्या की जाएगी, अस्पृश्यता क्या होती है, ये सब जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में परिभाषित नहीं किया गया था। इसके लिए क्या हुआ? अस्पृश्यता क्या है, इसके लिए जो है एक वाद हुआ कि एक व्यक्ति थे भैया अपने जय सिंह बनाम जय सिंह साहब। कौन थे? जय सिंह साहब। जय सिंह साहब इसकी परिभाषा लेके कहाँ चले गए? सुप्रीम कोर्ट चले गए इस आर्टिकल को लेके कि भैया आर्टिकल 17 में ये तो कहा है कि अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया, पर अस्पृश्यता होती क्या है, अस्पृश्यता को माने क्या, ये बताओ पहले तो। हमें कैसे पता चलेगा कि हम अस्पृश्यता कर रहे हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो जय सिंह बनाम जो है कौन सा भारत संघवाद हुआ, इसमें इन्होंने कहा कि अस्पृश्यता का जो तात्पर्य वो ऐतिहासिक है। क्या है? ऐतिहासिक है। अस्पृश्यता तात्पर्य क्या है? ऐतिहासिक है। क्या है? ऐतिहासिक तात्पर्य। अस्पृश्यता तात्पर्य क्या है? अस्पृश्यता से तात्पर्य जो है ऐतिहासिक है। इन्होंने कहा कि जो मात्र छूना मात्र अस्पृश्यता नहीं, कि आप जैसे ए वाला व्यक्ति है और बी वाला व्यक्ति, अगर ए वाला व्यक्ति जो है बी वाले व्यक्ति को नहीं छू रहा है, बोल दे कि नहीं मैं तेरे को नहीं छू रहा हूँ, तो क्या ये अस्पृश्यता हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। इन्होंने कहा कि मात्र जो है छूना मात्र अस्पृश्यता नहीं, बिल्कुल अस्पृश्यता तो होगी पर केवल ये ए बी को नहीं छू रहा है, केवल यही अस्पृश्यता है। तो इन्होंने कहा नहीं भैया ऐसा नहीं है। अस्पृश्यता से तात्पर्य मतलब छूना मात्र केवल जो है छूना मात्र अस्पृश्यता नहीं है। अस्पृश्यता का मतलब ऐतिहासिक है। कैसा है? ऐतिहासिक है। इन्होंने कहा कि जो भारतीय समाज, जो सामाजिक इतिहास में आपने देखा होगा कि जैसे दलितों के ऊपर किस प्रकार की जो है अछूत टाइप का व्यवहार किया जाता है, उनसे किस प्रकार दूर दूर भागा जाता है। मैंने बोला भी था आपसे कि शूद्रा मूवी देखना, आप देखी होगी आई थिंक, मैं आशा करता हूँ आपने। तो ये जो है अस्पृश्यता का अर्थ इन्होंने कहा, क्या कहा कि अस्पृश्यता का अर्थ ऐतिहासिक है, अर्थात जो ऐतिहासिक काल में जिन लोगों के साथ छुआछूत जो भेदभाव होते थे उन सभी को भी अस्पृश्यता के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। तो ये इन्होंने परिभाषा दी, किसने? जो है जय सिंह बनाम भारत संघवाद में दी। अब बात करी इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि जो है संसद क्या कर सकती है? दंडनीय अपराध है। अब दंड क्या होगा, इसका निर्धारण कैसे करेगा, क्या होना चाहिए दंड? तो आप जैसे अपन पढ़ते जाएंगे तो एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 35 फंडामेंटल राइट्स में। तो फंडामेंटल राइट्स का जो आर्टिकल 35 है, आर्टिकल 35 में प्रोविजन करता है, क्या प्रोविजन करता है? जैसे नया पेज ले लेते हैं
क्या आर्टिकल 17 में क्या प्रावधान किया गया? आर्टिकल 17 में कहा गया अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता के अंत के लिए दो प्रावधान करता है। क्या प्रावधान करता है? एक तो इसे दंडनीय बनाता है और एक क्या बनाता है, इसकी जो है इस पर रोक लगाता है, किस पे? अस्पृश्यता पर रोक लगाता है। तो दंड का प्रावधान क्या होगा? अब इसके लिए जो आप संविधान का एक आर्टिकल पढ़ोगे, जब अपन आगे बढ़ते चलेंगे, तब एक संविधान का आर्टिकल है 35। आर्टिकल 35 में प्रोविजन करता है कि संसद के पास ये अधिकार होगा। किसके पास? संसद के पास ये अधिकार है कि फंडामेंटल राइट्स जो है अपने, कौन से फंडामेंटल राइट्स, ये आर्टिकल 17 किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल 17 अपना आता है किसमें? फंडामेंटल राइट्स में, समानता के अधिकार में। तो संसद के फंडामेंटल राइट्स को क्या प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर सकती है? लॉ बना सकती है। संसद जो है फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या बना सकते हैं? कानून बना सकते हैं। कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल 35 में। संसद ने क्या करा? आर्टिकल 35 का प्रयोग करा, और आर्टिकल 35 का प्रयोग करते हुए क्या करा? एक अधिनियम पारित करा। ठीक है, एक अधिनियम पारित करा, अधिनियम, और इस अधिनियम का नाम रखा है ना अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। कौन सा? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। इसमें डिस्क्रिप्टिव वाइज बताया गया था, इसमें जो अनेक धारा है उन धाराओं में क्या क्या बताया गया था कि अस्पृश्यता की परिभाषा क्या होगी। उसके बाद अस्पृश्यता जो है, अस्पृश्यता की परिभाषा के बारे में तो किसमें पढ़ा है? जय सिंह बाद में। अस्पृश्यता क्या होगी, किस प्रकार से व्यक्ति अस्पृश्यता कर सकता है, कहाँ कहाँ व्यक्तियों के साथ अस्पृश्यता हो सकती है। अस्पृश्यता के लिए दंड की व्यवस्था की गई थी। इसमें लगभग 5 वर्ष की जो है कारावास की बात कही गई थी अस्पृश्यता के लिए। तो इस प्रकार की जो है प्रोविजंस अस्पृश्यता निवारण अधिनियम में कर रखे थे। कब पारित किया गया था अस्पृश्यता निवारण अधिनियम? 1955 में किया गया था। अब ईरा आता है 1976 का। कौन सा आता है? 1976 का। तो 1976 में जो अस्पृश्यता निवारण अधिनियम था 1976 में, इसका नाम परिवर्तित करके कर दिया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। क्या कर दिया? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, संरक्षण अधिनियम 1975 कर दिया। 1970 जो इसका नाम क्या रखा गया था? जब 1955 में ये अधिनियम पारित हुआ था, उस टाइम पे इसका नाम रखा गया था अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। क्या नाम रखा गया था? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। इसको फिर क्या करा इन्होंने? 1976 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया और इसका नाम क्या कर दिया? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1970 जो है 1976 में इसको अमेंड किया गया। क्या नाम कर दिया गया? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 नाम कर दिया गया। तो इस प्रकार अपनों ने देखा। इसी को बेस बनाकर क्या करा? सुप्रीम जो अपना जो है अपनी ये संसद है, संसद ने क्या करा? एक और अधिनियम पारित करा। उस अधिनियम का नाम क्या था? अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। कौन सा? अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। इसी को प्रोटेक्ट करने की क्या करा? अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। तो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार, इसको ST/SC एक्ट के नाम से भी जानते होंगे आप, 1989। तो ST/SC एक्ट पारित कराया, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। ये भी किसको प्रोटेक्ट करने के लिए लागू किया गया था? ये भी अस्पृश्यता को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए लागू किया गया था, कि जो इसमें भी जो है अस्पृश्यता के लिए अलग अलग दंड की व्यवस्था की गई थी। तो अभी भी वर्तमान में भी ये लागू है। तो इस प्रकार आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता के अंत की बात कही। अपनों ने देखा कि कौन से बाद में अस्पृश्यता की परिभाषा के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस करा। उसके बाद अपनों ने दो जो है अधिनियमों के ऊपर भी देख लिया कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में पारित करा। पहले इसका नाम अस्पृश्यता निवारण अधिनियम था, जो 1976 में इसका नाम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। इसी प्रकार अपनों ने देखा कि 1989 में इसी को बेस बनाकर जो है ST/SC एक्ट पारित किया गया था। तो ये देख लिया। अब बात करते हैं आर्टिकल 18 की। ये अपनों ने 17 के बारे में डिस्कस कर लिया। इसके बाद आता है अपना आर्टिकल 18।
अस्पृश्य निवारण अधिनियम, अनुसूचित जाति जनजाति निर्वाचन। आर्टिकल 18 बात करता है उपाधियों के अंत की। किसकी बात करता है? उपाधियों के अंत की। उपाधियों के अंत की, उपाधियों के अंत की बात करता है ना। किसकी बात करता है? उपाधियों के अंत की बात करता है। उपाधियां कौन सी? जैसे भारत जो आजाद हुआ था उस टाइम पे भारत में जो है जैसे राय बहादुर, लंबरदार, महाराजा, राजा, राय साहब, ये एलविश यादव वाला राव साहब नहीं हूँ, ठीक है, राय साहब है ना। राय बहादुर, महाराजा, लंबरदार, राजा, राय साहब, चौधरी। तो इस टाइप की जो है अंग्रेजों ने जो है डिवाइड करने के लिए भारत को क्या कर दिया था, इस प्रकार की जो है उपाधियां दे रखी थी। जैसे लंबरदार क्या होता है, जैसे अंग्रेजों का जो टैक्सेशन सिस्टम चलता था उसमें जो है लंबरदार को गांव का मुखिया बनाया गया था। उसके पास ये शक्ति थी कि पूरे गांव का क्या कर सकता है, वो पूरे गांव का जो है टैक्स कलेक्ट करके किसको देना था? अंग्रेजों को देना था। इसी प्रकार जो है जैसे नाइटहुड की उपाधि किसको दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर को मिली थी, जिन्होंने चोरा चोरी कांड के बाद उन्होंने उनको वापस टुकड़ा दी थी उसको, और अंग्रेजों को वापस कर दी थी कौन सी? नाइटहुड की उपाधि। देखा होगा। तो राय बहादुर, चौधरी, महाराजा। तो समानता के अधिकार। अब अगर आपको पता होगा, अगर ऐसे नामों का प्रयोग, अगर अपन ऐसी उपाधियों का प्रयोग अगर नामों के आगे करेंगे कि आप राय साहब हो, महाराजा हो, राजा हो, तो समाज में समानता रहेगी? फिर बिल्कुल नहीं रहेगी। और आर्टिकल जो है 14 से 18 तक अपना किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? समानता के अधिकार के बारे में चर्चा कर। तो बेसिकली अंग्रेजों का मेन मोटिव क्या था इन उपाधियों को देने का? अंग्रेजों का मेन मोटिव था कि समाज में जो है डिवाइड पैदा कर दे। क्या पैदा कर दे? डिवाइड पैदा कर दे, और जो है समाज को बांटकर अपना शासन संचालन सुचारू रूप से कर सके। तो इस प्रकार आर्टिकल 18 जो है उपाधियों के अंत की बात करता है। किसकी? उपाधियों के अंत की। कौन सी उपाधियां? जैसे चौधरी, राय बहादुर, महाराजा, राजा, राय साहब, इस टाइप की जो उपाधियां थी उनके अंत की बात जो है आर्टिकल 18 के द्वारा की जा सकती है। अब बात करते हैं इसके अपवादों की। तो इसमें कौन कौन से अपवाद है? तो अपवाद की अगर बाद में चर्चा कर लेते हैं अपन। तो अपवाद कौन कौन से? इसके दो अपवाद मिलते हैं। जैसे शैक्षणिक उपाधियां। अब जो शैक्षणिक उपाधियां हैं तो ये कोई व्यक्ति को ऐसे मिली थोड़ी ना है, उसने तो काफी मेहनत मशक्कत करके अर्ज करी। अगर कोई व्यक्ति मान लो नीट क्लियर करके डॉक्टर बनता है, कोई व्यक्ति पीएचडी क्लियर करके डॉक्टर बनता है, ठीक है। कोई व्यक्ति जो है खूब मेहनत करके जो है कर्नल बनता है, आर्मी में मार्शल बनता है, कैप्टन बनता है, तो कर्नल, मार्शल, मेजर बनता है। तो ये सब मेहनत करके दी हुई उपाधियां होती है। ये क्या इन लोगों को ऐसे परंपरागत रूप से मिली हुई थोड़ी है, इन्होंने मेहनत करके ये उपाधियों को अर्जित करा है। तो इसलिए इनको जो है अपवाद के स्वरूप गिना जाएगा। ये जो है जैसे कर्नल, आपने देखा होगा बहुत सारे जो है आर्मी के जो रिटायर्ड ऑफिसर होते हैं जो कर्नल या मेजर के पद पे रह चुके हैं, वो अपने जो नाम के आगे जैसे मेजर जनरल, कर्नल जनरल आदि शब्दों का जो है प्रयोग करते हैं, आदि उपाधियों का प्रयोग करते हैं। तो आप बोलोगे कि सर ये तो उपाधियों का अंत जो है, उपाधियों का जो अंत है आर्टिकल 18 इसका उल्लंघन हो गया। तो नहीं सर, आप इनका उल्लंघन नहीं हुआ, क्योंकि शैक्षणिक और जो है सैनिक उपाधि है उनको जो है उपाधि इस आर्टिकल 18 का अपवाद माना जाएगा। अगर कोई मान लो आप बोल दोगे कि सर इस व्यक्ति जो है एमबीबीएस कर रखा है और जो है डॉक्टर मनोज नाम लगा रहा है अपने नाम के आगे डॉक्टर कैसे लगा सकता है? ये तो सर उपाधियों का अंत हो जाएगा। जो आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत जो अपनों ने करा है उसका उल्लंघन हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे? क्योंकि ये जो है शैक्षणिक उपाधि और इसने मेहनत करके अर्जित करी, इसलिए ये नाम के आगे प्रयोग कर सकता है। इसको आर्टिकल 18 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये देख लिया अपनों ने। इसके साथ ही इसमें बहुत सारे विवाद भी जो है बढ़ते गए। जैसे आपको पता होगा कि 1954 की बात है। 1954 में जो है कुछ अवार्ड भारत सरकार ने चालू करे। कौन कौन से अवार्ड? जैसे पद्मश्री, पद्म विभूषण। कौन कौन से? जैसे आप देखोगे पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म
भूषण, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। अगर आपसे हायरार्की वाइज जमाना भी पूछ लेना कि निम्नलिखित इनको पुरस्कारों को हायरार्की से समझाइए जमाइए, तो आप क्या बोलोगे? सबसे पहले कौन सा आएगा? पद्मश्री आएगा, उसके बाद पद्म भूषण आएगा, और सबसे बड़ा कौन सा है? पद्म विभूषण। सबसे छोटा कौन सा? पद्मश्री, फिर उससे बड़ा पद्म भूषण, और सबसे बड़ा कौन सा आ जाएगा अपना? पद्म विभूषण। तो ये जो पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण है, तो क्या ये जो है उपाधियां है? क्यों उपाधियां है? क्योंकि जिस व्यक्ति को जो है पद्मश्री मिला तो वो तो अपने नाम के आगे लगाएगा, जैसे पद्मश्री फलाना ढीमका, पद्म विभूषण फलाना ढीमका, इस टाइप से प्रयोग करेगा, क्योंकि उसने अपनी जो है कामयाबी, अपनी जो है परिश्रम से इस प्रकार की उपहार अर्जित किया। तो ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट में कि क्या जो है पद्मश्री, पद्म विभूषण, इस टाइप की जो भी चीजें हैं, तो ये नाम के आगे प्रयोग कर सकते हैं, जैसे भारत रत्न जो अपना भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। तो क्या इस टाइप की जो उपाधि जो ये है, इनको जो है उपाधियां है, इनको नाम के आगे प्रयोग किया जा सकता है? किया जा सकता है, तो क्यों किया जा सकता है? क्या ये आर्टिकल 18 का उल्लंघन है? तो सुप्रीम कोर्ट में वाद जो गया मामला, तो सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में अपना एक डिसीजन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न, ये क्या है? उपाधियां नहीं है, ये क्या है? गिफ्ट है। क्या है? गिफ्ट है। गिफ्ट है, और इनको जो है क्या कर सकते हैं अपन? इनको जो है इनका प्रयोग अपन नाम के आगे कर सकते हैं। किसका प्रयोग? नाम के आगे कर सकते हैं। ये क्या? उपाधियां नहीं, गिफ्ट है। कौन से? पद्मश्री, पद्म विभूषण और जो है पद्म भूषण, भारत रत्न, ये क्या है? उपाधियां। इनका उपाधियां नहीं, ये क्या है? गिफ्ट है, और इनका प्रयोग नाम के आगे किया जा सकता है। नाम के आगे किया जा सकता है, और ये आर्टिकल जो अपना कौन सा है? 18 है, उसका उल्लंघन नहीं है। आर्टिकल 18 का उल्लंघन नहीं है। इनका प्रयोग क्या किया जा सकता है? नाम के आगे किया जा सकता है। ये आर्टिकल 18 का जो है उल्लंघन नहीं, क्योंकि ये जो है उपाधियां नहीं होकर क्या है? गिफ्ट है अपना। क्या है? गिफ्ट है। इसलिए जो है इनका प्रयोग नाम के आगे कर सकते हैं। इस प्रकार अपनों ने जो है लगभग सारे आर्टिकल के ऊपर डिस्कस कर लिया। इसके बाद देखते हैं, और इसमें जो है कुछ प्रोविजंस और है आर्टिकल 18 में, कि कोई भी व्यक्ति जो है विदेश से उपाधि ग्रहण कर सकता है, या विदेश में व्यक्ति रह रहा है और विदेश से उपाधि ग्रहण कर सकता है, या भारत से विदेश में जो भारतीय विदेशी, अगर कोई विदेश में रह रहा है, भारतीय विदेशी मतलब जो भारतीय व्यक्ति वो अगर विदेश में रह रहा है, तो क्या विदेश में उपाधि ग्रहण कर सकता है? इस प्रकार के इसमें प्रोविजंस किए गए। तो इसमें कहा कि बिल्कुल कर सकता है, पर जैसे अगर कोई विदेश से उपाधि ग्रहण कर लेना, मान लो कि जैसे मैं हूँ, मेरे को ही देख लो कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि जैसे मैं हूँ, और कभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है अपनी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कह दे कि सर आपको जो है हम पीएचडी की उपाधि से नवाजना चाहेंगे, तो क्या मैं ग्रहण कर सकता हूँ ऐसी पीएचडी की जो है उपाधि? तो इस टाइप के जो बात गए सुप्रीम कोर्ट में, तो इस टाइप की जो प्रोविजन हुए कि हाँ, फिर जो है प्रोविजन किया गया इस टाइप का कि आप ग्रहण कर सकते हो। जैसे अगर मेरे को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कोई उपाधि दी किसकी, डॉक्टरेट की, तो क्या मैं उसको ग्रहण कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। कैसे करना पड़ेगा? उसके लिए मेरे को जो है राष्ट्रपति की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर राष्ट्रपति जो है इस प्रकार की परमिशन दे देता है, बोल देता है कि हाँ आप ग्रहण कर सकते हो, तो मैं जो है उसको ग्रहण कर लूंगा। तो अगर विदेश में अगर कोई व्यक्ति है जो विदेश, जैसे भारत का कोई निवासी, अगर उसे कोई विदेश में उपाधि दी जा रही है, तो उसको वो अर्जित कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, पर उसको जो है राष्ट्रपति की पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। तो क्या लेनी पड़ेगी? राष्ट्रपति की परमिशन से कर सकता है। इसी प्रकार अगर कोई जो है विदेश में रह रहा है भारतीय, और अगर विदेश में उसको उपाधि मिल रही है, तो अर्जित कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। उसके लिए भी क्या लेनी पड़ेगी? जो है राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर कोई विदेशी भारतीय और अगर विदेश में रह रहा हो, विदेशी भारतीय और विदेश से ही उपाधि ग्रहण कर रहा हो, तो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। उसके लिए भी क्या करना पड़ेगी? राष्ट्रपति की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इस प्रकार अपनों ने एक एक करके लगभग सारे आर्टिकलों के ऊपर चर्चा कर ली समानता के अधिकार में। तो अपन एक एक करके उनका रिवीजन कर लेते, ताकि आपको जो है समानता का अधिकार पूरा क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले अपन देखेंगे, सबसे पहले अपनों ने क्या देखा था अपने लेक्चर में? आर्टिकल जो है आर्टिकल 12 देखा था। क्या देखा था? आर्टिकल 12। इसके अंतर्गत अपनों ने क्या देखा था? राज्य की परिभाषा देखी थी, राज्य की परिभाषा के ऊपर चर्चा करी थी। ठीक है। आर्टिकल 13 में क्या देखा था? आर्टिकल 13 में देखा था अपनों ने मूल अधिकारों के असंगत विधियां।
मूल अधिकारों के असंगत विधियां देखा था। उसके बाद क्या देखा था, ये अपनों ने डिस्कस करे थे लेक्चर में। फिर उसके बाद कल वाले लेक्चर में अपनों ने आर्टिकल 14 से स्टार्ट करा था। आर्टिकल 14 में क्या देखा था, दो देखे थे, विधि के समक्ष समता, समक्ष समता, और क्या देखा था, विधियों का समान संरक्षण। तो ये वाला अपनों ने कहाँ से लिया था, ये वाला प्रोविजन नेगेटिव है और इसको लिया अपनों ने ब्रिटेन से। और ये वाला जो प्रोविजन है विद्युत के समान संरक्षण, ये पॉजिटिव, और ये लिया अपनों ने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, ये अपनों ने आर्टिकल 14 में देख लिया था। इसके बाद अपनों ने देखा था आर्टिकल 15 कि आर्टिकल 15 में क्या देखा था कि राज्य किसी नागरिक के साथ केवल किसके, केवल कौन से आधार पे, 5 आधार थे, 1 2 3 4 और 5, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और क्या है, मूल वंश के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव करेगा नहीं करेगा। तो ये आर्टिकल 13 देख लिया, 14 देख लिया, 15 देख लिया था अपनों ने। इसके बाद इसके और भी सब क्लॉज अपनों ने एक एक करके सारे डिस्कस करे थे। इसके बाद फिर बात करते हैं आर्टिकल 16 की, अंदर आए थे अपन। आर्टिकल 16 में अपनों ने देखा था लोक नियोजन के अवसर में समानता। लोक नियोजन के अवसर में समानता की बात कही थी। इसके अंतर्गत देखा था अपनों ने कि जो राज्य है, क्या राज्य है किसी नागरिक के साथ, किसमें, नियुक्ति में और रोजगार में और नियुक्ति में किसी प्रकार का कोई भेदभाव करेगा, ये इसके अंतर्गत देखा था नहीं करेगा। फिर इसके अंतर्गत देखा था कि राज्य जो है 7 आधारों पर, कितने आधारों पर, इसमें 7 बेस देखे थे अपनों ने। कौन कौन से थे, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, लिंग देखा था, जन्म स्थान देखा था, एक देखा था अपनों ने उत्पत्ति, और क्या देखा था अपनों ने, मूल वंश। कि इन 7 आधारों पे राज्य जो है किसी भी नागरिक के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये अपनों ने क्या देखा था, इसमें देखा था। फिर इसके अंतर्गत देखा था अपनों ने आर्टिकल 16(3), फिर आर्टिकल 16(4) में क्या कहा गया था कि जो राज्य है वो क्या करेगा, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। फिर अपनों ने पूरा आरक्षण का सिनेरियो समझा था। उसके बाद अपनों ने देखा था आर्टिकल 16(5), कौन सा देखा था, आर्टिकल 16(5) देखा था। आर्टिकल 16(5) में क्या देखा था अपनों ने, जो है धार्मिक संस्थान, उनमें रिजर्वेशन क्या कर सकता है, धार्मिक संस्थानों में लागू जो है, धार्मिक संस्थान में जो है राज्य क्या कर सकता है, धर्म के आधार पर भेदभाव कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 16(6) में क्या देखा था, आर्टिकल 16(6) में देखा था अपनों ने ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन की बात कही थी। उसके बाद क्या देखा था अपनों ने, आर्टिकल 17 देखा था। आर्टिकल 17 में क्या कहा गया था, अस्पष्टता का अंत कहा गया था, अस्पष्टता के अंत की बात कही गई थी। अस्पष्टता के अंत की, इसमें 2 बातें कही गई थी। एक तो अस्पष्टता करने पर रोक लगी गई थी, और दूसरी बात क्या, अस्पष्टता को जो है दंडनीय अपराध माना गया था। इसके अंतर्गत अपनों ने 2 अधिनियमों के ऊपर भी देखा था, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम और अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के ऊपर भी अपनों ने डिस्कस करा था। तो ये अपनों ने देखा था। उसके बाद अपनों ने आर्टिकल 18 के ऊपर डिस्कस करा था। किसके ऊपर, आर्टिकल 18 के। आर्टिकल 18 में क्या देखा था अपनों ने, आर्टिकल 18 में देखा था अपनों ने उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत के बारे में चर्चा करी थी कि कौन कौन सी उपाधियां, जैसे उस टाइम पे क्या रीजन थे उपाधि को अंत करने की, ये सभी अपनों ने देख चुके हैं। उसके बाद कौन से अपवाद थे इसकी, अपवाद की बात करते तो अपवाद 2 थे इसके। कौन से, एक तो सैनिक उपाधियां और एक अपनी थी शैक्षणिक उपाधियां। एक अपनी सैनिक उपाधि और एक हुआ करती थी शैक्षणिक उपाधियां। तो आर्टिकल 18 में प्रावधान किया था कि इनको जो है, इनको अपवाद में
हमारा गिना जाएगा आर्टिकल 18 उपाधियों के अंत की बात करता है। तो इस प्रकार ये अपना समानता का अधिकार वाला जो पोर्शन वो खत्म हो गया है। अब इसके अगले लेक्चर में अपन बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार की, कि आर्टिकल 19 में जो है कौन कौन से प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा आपका। मैं आर्टिकल 19 में दी गई 6 स्वतंत्रता के बारे में आपको मुंह जबानी याद करवाने का प्रयास करूंगा कि इसको किस प्रकार से याद कर सकते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, उस कहानी की पर्सपेक्टिव से आपको पूरी याद हो जाएगी। तो 6 उनके बारे में समझेंगे। आर्टिकल 20 के बारे में समझेंगे। आर्टिकल 21 जो बहुत ही बड़ा आर्टिकल है, उसमें कौन कौन से प्रोविजन है, कब कब नए नए प्रोविजन ऐड हुए, उनके बारे में देखेंगे अपन। जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। और आर्टिकल 22 के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। जो है इन सभी के बारे में चर्चा करते हुए अपन आगे बढ़ते चलेंगे। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। लेक्चर में बने रहने के लिए धन्यवाद, और आशा करता हूँ आप स्वस्थ रहें और अपनी तैयारी को ऐसे ही बनाए रखें। ठीक है, धन्यवाद।